हेलो सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज जो नेक्स्ट क्लास है एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास यूनिट है इसकी सेकंड का टॉपिक है भूगोलवेताओं का योगदान। भूगोलवेताओं का योगदान के अंदर प्रश्न पूछा गया है आधुनिक भूगोल के विकास में रीडर और रेडियल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखो इसमें दो पूछा गया है, नंबर फर्स्ट है रीडर के बारे में और नंबर सेकंड है रेडियल के बारे में कि योगदान क्या क्या थे भौगोलिक विचारधारा। तो इसमें फर्स्ट बात करते हैं हम। इसमें एक बार पूछा गया था जो रीडर है उसके ऊपर टिप्पणी भी पूछी गई थी। तो किसी साल केवल टिप्पणी पूछी जाती है तथा किसी साल इनका योगदान का वर्णन पूछा जाता है। तो दोनों तरफ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम कोल रीडर की। कोल रीडर का है वो समय अवधि थी 1779 से 1859 के मध्य कालीन। इनका जन्म 1779 के अंदर कहां पे हुआ था? एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता चिकित्सक थे। उनकी माता के लिए अथाह भाव के कारण 4 बच्चों का लालन पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करना कठिन कार्य था। यानी इनकी माता जी नहीं थी, इसलिए कारण इसके पिता का जो 4 बच्चों का लालन पोषण है वो करना काफी कठिन था, जिसके कारण ये अर्थाभाव में गुजर रहे थे। देखो इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री क्रिश्चियन सोल्जमैन जो इनके साथ में आए हैं, क्रिश्चियन सोल्जमैन ने बालक रीडर से प्रभावित होकर उसे अपना शिष्य बना लिया और इसको अपना रीडर को अपना शिष्य बनाया। किसने? सोल्जमैन ने। सोल्जमैन ने शिष्य बनाकर अपने निजी प्रयोगात्मक शिक्षण संस्था में उसके शिक्षा की व्यवस्था कर दी। वहां गेट्स मुतस नामक शिक्षक से संरक्षण में रीडर को रखा गया था। इस प्रकार बचपन से ही रीडर में प्राकृतिक पर्यावरण में उपस्थित विविधता में एकता और उसकी जो मौलिकता है उसकी समर्थकता के प्रति उत्सुकता उत्पन्न की गई तथा उसको पर्यावरण के साथ में शुरू से जोड़ा गया था। तो उसमें रुचि जागृत हुई सब्जेक्ट के प्रति और आगे चलकर इनके भौगोलिक चिंतन था उसका आधार कौन बना? ये एजुकेशन में इसकी जो आधार बनी। हॉटसन ने देखो इनके बारे में क्या कहा था। हॉटसन वैज्ञानिक था। इन्होंने 1939 में इनके लिए कुछ शब्द कहे थे, इसके लिए कोल रीडर के लिए देखो, और वो शब्द कौन से कहे थे? इस प्रकार है। हॉटसन ने सही लिखा था कि रीडर के समय और उसके पश्चात साहित्य किसी विद्यार्थी को इतने व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया हो जितना कि रीडर को। यानी हॉटसन ने कहा गया कि उस समय काल में केवल रीडर एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे बिल्कुल निश्चित रूप से एक व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया। उसके बाद में आज दिन तक वर्तमान तक किसी बच्चे को ऐसा तैयार नहीं किया गया। ये किसने कहा था? हॉटसन ने रीडर के प्रति। 1807 में देखो 1807 में रीडर की प्रथम भेंट किससे हुई? हमबोल्ट से हुई। हमबोल्ट से भेंट और कब हुई थी? 1807 में। और वे हमबोल्ट के दृष्टिकोण तथा तथ्यों के पर्यवेक्षण से बहुत प्रभावित हुए और भौगोलिक अध्ययन के प्रति उनमें विशेष रुचि जागृत हो गई। उन्होंने यूरोप के प्रादेशिक भूगोल का सविस्तार अध्ययन किया और 1812 में यूरोप के प्रादेशिक भूगोल पर 2 खंडों में पुस्तक प्रकाशित किया। इसके पश्चात 2 वर्ष के लिए गॉटिंगन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तथा इतिहास और भूगोल के साथ ही भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र और खनिज विज्ञान की भी शिक्षा प्राप्त की। बर्लिन में इन्होंने 1820 बर्लिन में नव सर्जित भूगोल के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति मिल गई। इनके 2 वर्ष पहले 1818 से इसे विश्वविद्यालय में इतिहास प्रोफेसर पद पर कार्य कर रहे थे। रीडर ने 1820 में बर्लिन भौगोलिक संस्थान की स्थापना किया था। अब बात करते हैं रीडर के हैं जो ग्रंथ है।
रीटर के ग्रंथ। या इनको कह सकते हैं कि अपन रीटर के बुक्स। तो रीटर की बुक्स है, नंबर 5 बुक है वो है यूरोप के ऊपर है। तो यूरोप के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी चित्रण, यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकी चित्रण। ठीक है, ये तो था यूरोप का। ठीक है, इसके अंदर इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1804 के अंदर हुआ था, 4 में प्रकाशन। ठीक है, ये तो फर्स्ट बुक थी। सेकंड बुक है वो इनकी यूरोप के 6 मानचित्र, यूरोप के 6 मानचित्र। इसमें रीटर ने 1806 में, कब किया था? 1806 में इसका जो प्रकाशन किया था, उसके अंदर 6 मानचित्र प्रकाशित किए थे इन्होंने। अब है शोध पत्र, नंबर 3 है शोध पत्र। शोध पत्र में 1811 तक रीटर ने अनेक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके थे, जो मुख्यतः किससे संबंधित थे? विधि तंत्र से, यानी मेथोडोलॉजी से संबंधित थे। अगली है 14 की बुक है, वो है अर्धकुंडे। अर्धकुंडे बुक है, यह रीटर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ग्रंथमाला है, जिसका प्रकाशन हुआ था वो 1817 से लेकर और 1859 तक अलग अलग खंडों के अंदर हुआ था। देखो, 1817 से लेकर 1859 तक कुल 19 खंडों में प्रकाशित हुआ था। रीटर ने भूगोल के लिए जर्मन में अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। अर्धकुंडे एक व्यापक जर्मन शब्द है जो प्रकृति और इतिहास के संदर्भ में पृथ्वी विज्ञान यानी भूगोल के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है, जो अलग भाषा में अलग। ठीक है, इनके लिए जो प्रथम खंड है, अब अर्धकुंडे अलग अलग खंडों में प्रकाशित हुई थी। अब इसके देखो, प्रथम खंड में अफ्रीका महाद्वीप और द्वितीय खंड में एशिया महाद्वीप का भौगोलिक वर्णन इसके अंदर किया गया था। जो प्रथम खंड था इसका, उसके अंदर द्वितीय खंड यानी बाकी सभी खंडों में अफ्रीका और एशिया के भूगोल का ही वर्णन किया गया था। अर्धकुंडे के किसी भी खंड में यूरोप का भूगोल सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी विधि तंत्र में। अब मैं इसको मिटा रहा हूं कि जो ग्रंथ थे, अब है पॉल रीटर का विधि तंत्र। पॉल रीटर का विधि तंत्र। पॉल रीटर ने अपने अध्ययन और वर्णन में जिन विधियों को अपनाया था वे निम्नलिखित है। नंबर 1 है, इनकी जो विधि अपनाई थी वो है आनुभविक विधि। आनुभविक विधि, रीटर भूगोल में एक अनुभवी विज्ञान मानते थे और उन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययनों के लिए इसी विधि का चयन किया था। वे विभिन्न भौगोलिक तथ्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण और निरीक्षण करते थे, प्रक्षेपित तथ्यों तथा सूचनाओं को एकत्रित करते थे और उनके आधार पर सत्य तथा सामान्यीकरण का निर्धारण किए करते थे। नंबर 2 है वो है तुलनात्मक विधि। सेकंड है तुलनात्मक विधि। इसके अंदर कार्य कारण संबंधों को
समझने के लिए रीटर ने तुलनात्मक विधि के उपयोग मानते हुए अर्धकुंडे में भौगोलिक तथ्यों का विवेचन इसी विधि से किया है। इसलिए इन्होंने अर्धकुंडे द्वारा का दूसरा नाम सामान्य तुलनात्मक भूगोल भी रखा था। थर्ड इनकी बात है वो है विश्लेषण और संश्लेषण विधि। विश्लेषण और संश्लेषण विधि। विश्लेषण और संश्लेषण विधि, इसके अंदर देखो रीटर पहले प्रक्षेपित तथ्यों तथा एकमात्र सूचनाओं का विश्लेषण करते थे और उनकी तुलना करते थे। इसके पश्चात उनका संश्लेषण करते हुए क्षेत्र के सभी तथ्यों को समेकित करके सामान्यीकरण करते थे। फिर रीटर की यह अध्ययन पद्धति भूगोल की एक वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त करने में बड़ी सहायक विधि भी थी। कौन सी? विश्लेषण और संश्लेषण विधि मुख्य सहायक विधि। अगर फोर्थ करते हैं, अगला है फोर्थ है वो है मानचित्रण विधि। अब देखो मानचित्रण विधि का मुख्य विस्तार कैसे है। रीटर ने भौगोलिक तथ्यों की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्रण विधि को उपयोगी माना था। इन्होंने यूरोप के 6 भौतिक मानचित्र भी बनाए थे। इन्होंने अर्धकुंडे के विभिन्न खंडों में भी प्रदर्शित मानचित्रों को दर्शाया गया है। अब बात करते हैं रीटर की, देखो विचारधारा। विचारधाराएं, इनमें नंबर 5 है वह है पार्थिव एकता। ठीक है, देखो रीटर पार्थिव या प्राकृतिक एकता के पक्षधर थे। वे प्राकृतिक एकता में जैविक और अजैविक मानवीय गैर मानवीय को सम्मिलित करते थे। उनके विचार से किसी अंश को अलग करने में संपूर्ण, उनके विचार से किसी भी यानी उसको किसी चीज को अलग करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी? एकता नष्ट हो जाएगी। ये मुख्य रूप से बताया है। रीटर ने अपने प्रथम प्रकाशन में शुद्ध भूगोल का विरोध किया था क्योंकि उनमें प्राकृतिक भूदृश्य पर अत्यधिक बल दिया गया था। उन्होंने लिखा था कि भूगोल में किसी भी क्षेत्र की समस्त वर्तमान परिस्थितियों का वर्णन तथा व्याख्या होनी चाहिए। सेकंड है का वो है नियतिवाद। नियतिवाद है, नियतिवाद रीटर या पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक थे। कौन? रीटर। इसके प्रबल जो समर्थक माने जाते थे वो है, उनका मानना था कि भौगोलिक विविधताओं में से ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। किसी प्रदेश के मानव जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं तथा राजनीतिक आदि पर वहां के पर्यावरण का प्रभाव अवश्य मुख्य रूप से पाया जाता है। ये कौन मानता था? रीटर मानता था। अब है प्रगतिशील विचार। नंबर 3 है इनके प्रगतिशील विचार। रीटर की विचारधारा प्रगतिशील थी, यानी परिवर्तनशील या प्रगतिशील, जो चेंजेस। प्रारंभ में ये शुद्ध भूगोल के आलोचक थे, किंतु बाद में उन्होंने अर्धकुंडे में प्राकृतिक प्रदेशों के अनुसार ही भौगोलिक वर्णन किया। मानव केंद्रित भूगोल। नंबर 4 देखो, मानव केंद्रित भूगोल। रीटर के मतानुसार भूगोल का उद्देश्य मानव केंद्रित दृष्टिकोण से भूतल का अध्ययन करना और उसमें मानव और प्रकृति से संबंधित करना है। वे अपने अध्यायों में मानव केंद्रित भूगोल पर बल देते थे। तो इसलिए रीटर देखो मानव केंद्रित भूगोल अपने शब्दों में किस प्रकार से उन्होंने वेद किया। उनके शब्द इस प्रकार है, जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है। ये रीटर ने कहा है।
अब है ईश्वर परक दृष्टिकोण। देखो ईश्वर परक दृष्टिकोण, रिटर का दृष्टिकोण धार्मिक विश्वास से प्रेरित था। रिटर का विश्वास था कि ईश्वर ने पृथ्वी की रचना 100 उद्देश्य, यानी किसी न किसी उद्देश्य के पीछे किसकी, पृथ्वी का निर्माण किया है, तथा इसके साथ ही इन्होंने ईश्वर ने पृथ्वी की रचना किसी उद्देश्य, उनका मानना था कि विभिन्न महाद्वीपों की संरचना उच्चावच धरातल का निर्माण अपने आप ही नहीं हो गया, बल्कि वे कुछ ईश्वरीय नियमों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर ने प्रत्येक क्षेत्र को वह स्वरूप और स्थिति प्रदान की है जो कि उससे ऊपर रहने वाले मानव के विकास के लिए निश्चित योगदान दे सके। इसके अंदर हॉटसन ने कुछ कहा था। हॉटसन ने यह कहा था कि रिटर ने भूगोल को धर्मशास्त्र उन तथ्यों की व्याख्या की कुंजी थी जिसमें व्याख्या विज्ञान द्वारा नहीं हो सकती थी। रिटर ने अनुभव किया कि भूगोल के 3 मौलिक तथ्यों का विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। ब्रह्मांड में पृथ्वी की अद्वितीयता, इसका सेकंड है पृथ्वी की अद्वितीय प्राणी और मानव ग्रह के रूप में विश्व के प्रमुख भू इकाइयों में विभेदीकरण। रिटर ने ईश्वरीय विश्व योजना को समझाने के लिए पृथ्वी संबंधी ज्ञानार्जन का प्रयास किया। अब है छठा है प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम। प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम में देखो रिटर ने भौगोलिक अध्ययन में प्राकृतिक जो प्रादेशिक विधि को अपनाया था। इन्होंने भूतल को प्राकृतिक प्रदेशों में भी विभक्त किया था, मुख्य रूप से, यानी जो प्राकृतिक प्रदेश बांटे थे इनको विभक्त किया तथा विभक्त करके उनका भौगोलिक वर्णन किया। उन्होंने प्रदेशों के सीमांकन के लिए प्राकृतिक तथ्यों, पर्वत, नदी, घाटी, विभिन्न प्रकार की क्षेत्र के आधार पर बनाया, न कि इसमें राजनीतिक सीमाओं को जोड़ा गया। नहीं, बिल्कुल भी राजनीतिक सीमाओं को नहीं जोड़ा गया। उन्होंने प्राकृतिक प्रदेश के लिए जर्मन भाषा को लांडेर शब्दावलियों का प्रयोग किया था। अगला है संपूर्ण की संकल्पना। देखो जो 7वां है वो है संपूर्ण की संकल्पना। भौगोलिक अध्ययनों में रिटर का उद्देश्य सदैव एकाकी तथ्यों से समस्त घटनाओं की समष्टि की व्याख्या करना होता था। उनका मानना था कि केवल प्राकृतिक तथ्य अथवा केवल मानवीय तथ्य भूगोल की रचना नहीं कर सकते, अतः पूर्णता के लिए सभी शक्तियों एवं कारकों का संयोजन आवश्यक मुख्य रूप से होना चाहिए। अगला 8वां इनका जो मुख्य जो विचारधारा थी वो थी प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। रिटर ने भौगोलिक अध्ययन हेतु प्रादेशिक विधि को अपनाया था। उन्होंने भूतल को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करके यानी विभक्त किया, उनका पृथक वर्णन भी किया। प्रकृति में विद्यमान विविधता को एकता रिटर ने प्रादेशिक भूगोल का मूल मंत्र था। रिटर के अनुसार प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल एक ही सिक्के के 2 पहलू है। क्रमबद्ध भूगोल पृथ्वी की संपूर्ण सतह को विस्तारपूर्वक अध्ययन करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल पृथ्वी की छोटी-छोटी समायोजित क्षेत्रीय इकाइयों का गहन और सर्वांगीण अध्ययन करता है। ये मुख्य रूप से इसके अंदर बताया। तो ये था पॉल रिटर की विचारधाराएं। अब बात करते हैं अगला है जो भूगोलविदा रेड। सेकंड देखो
रेड जेल फेड्रिक रेड जेल है, इनका पूरा नाम है फेड्रिक रेड जेल। फेड्रिक रेड जेल। इनका जो समय है 1844 से 1904 ईस्वी तक। ये हम्बोल्ट, ये जो रेड जेल है ये हम्बोल्ट और रिटर के पश्चात आधुनिक युग के तीसरे प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। रेड जेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने का अग्रणीय कार्य किया। इन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का जो मुख्य कार्य किया था वो भी रेड जेल ने किया था। इसलिए रेड जेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। मानव भूगोल का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फॉर द रेड जेल। अब देखो इनका जीवन परिचय देखते हैं। नंबर 5 है जीवन परिचय। रेड जेल का जन्म 1844 में जर्मनी के कार्लसरूहे में, कहां पे हुआ? कार्लसरूहे नामक जगह पे हुआ, नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय, जेना विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इन्होंने भौतिक विज्ञान के साथ इतिहास, मानव विज्ञान और राजनीति विज्ञान में भी शिक्षा प्राप्त की थी, यानी इनकी शिक्षा सभी जो विज्ञानी थे उनमें विशेष रूप से थी। 1870 में फ्रांस यानी प्रसा युद्ध आरंभ होने पर देशभक्ति से प्रेरित होकर रेड जेल प्रसा की सेना में भर्ती हो गए। किसमें? प्रसा की सेना में भर्ती हो गई। देशभक्ति की इनमें भावना जागृत हो गई और सेना में भर्ती हो गई। 1871 में जर्मनी में एकीकरण के पश्चात में जर्मन प्रवासियों की जीवन शैली के अध्ययन में तत्पर हो गए। इसी उद्देश्य से उन्होंने हंगरी और ट्रांसवेलिया की यात्रा की। 1872 में आल्प्स को पार करके इटली की यात्रा भी की इन्होंने। 1874 से 75 में यूएसए और मेक्सिको की यात्रा की। वहां उन्होंने रेड इंडियंस, निग्रो, चीनी आदि मानव वर्गों के आवासीय, आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं का मुख्य रूप से अध्ययन किया और उसी के साथ में ये जुड़े रहे, यानी अध्ययन के साथ में ही जुड़े रहे। 1876 की बात, 1876 में रेड जेल म्यूनिख के एक तकनीकी संस्थान में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे तथा 1880 में ये म्यूनिख विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर के रूप में इनकी जो ज्वाइनिंग हो गई। इसके बाद में ये 1886 के अंदर लिप्जिग विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यभार संभाला और वहां पर मृत्यु पर्यंत यानी 1904 तक वहीं पे कार्य किया था इन्होंने। तो ये हो गया रेड जेल के जीवन परिचय और इनकी एजुकेशन के बारे में। अब बात करते हैं रेड जेल की रचना। रेड जेल की देखो रचनाएं, कौन कौन सी? केस पर्सन के अनुसार रेड जेल ने 24 बुकों और 540 से अधिक लेख, 600 से अधिक पुस्तक समीक्षा और 146 लघु जीवन वृत्तांत लिखा था। इन्होंने 1240 तथ्यों की संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी तैयार की थी और रचनाएं देखो निम्न है। नंबर 5 रचना है इनकी, वो है डार्विन के विकासवाद सिद्धांत की समालोचना। डार्विन के
विकासवाद सिद्धांत की समालोचना। ये कब की थी इन्होंने? 1869 में। सेकंड है उनकी जो रचना थी वो है भूमध्य सागरीय तट में जीव। भूमध्य सागरीय तट के जीव, ये रचना थी इनकी 1870 में प्रकाशित। थर्ड अगर बात करें वो है एक प्रकृति वैज्ञानिक की यात्रा है। विज्ञानी की यात्रा, जो ये बुक थी वो 1872 में लिखी गई थी। ठीक है। नंबर फोर्थ है वो है चीनी उत्प्रवास। चीनी उत्प्रवास ये 1876 में लिखी गई। इसके बाद में है नंबर 5वीं है वो है उत्तरी अमेरिका का भौतिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, 1878 में हुई थी। इसको प्रकाशित किया गया। कब किया गया था? 1878 के अंदर। ठीक है। इसके बाद में है ये होगी उत्तरी अमेरिका का भौतिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है। और इसको प्रकाशित किया गया था 78 में। इसके बाद इन्होंने जो छठी बुक है वो लिखी थी मानव भूगोल। मानव भूगोल को लिखा था इन्होंने 1882 में, जो प्रथम खंड और 2 खंडों में विभाजित हुई थी, और एक खंड आया था 1891 में। इसके बाद इन्होंने अगला बुक लिखा था मानव जाति का इतिहास। और ये बुक लिखी थी इन्होंने मानव जाति का जो इतिहास है वो 1885 और 1886 और 1888, यानी 3 खंडों में। इनको आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो अगला है इनका मानव जाति का इतिहास हो गया। इसके बाद इन्होंने 8वीं जो है संयुक्त राज्य का राजनीतिक भूगोल, यूएसए की राजनीतिक भूगोल को लिखा। और इसके बाद में इन्होंने लिखा राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल लिखा तथा 10वीं इनकी जो कृति थी वो थी जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल। जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है। इसके बाद इनकी अगली रचना थी पृथ्वी और जीवन एक तुलनात्मक अध्ययन। पृथ्वी और जीवन एक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है। इसके बाद में
इनकी जो प्रति थी ये 1901 से 1902 में हुई थी प्रकाशित। थर्ड 13वीं बुक है इन्होंने लिखी थी राज्य व्यापार और युद्ध का भूगोल। राज्य व्यापार और युद्ध का भूगोल। ठीक है, ये हुई थी 1903 में प्रकाशित। इसके बाद में देखो हम इनकी कुछ जो रचनाएं हैं उनका विस्तार से देखते हैं। तो नंबर 5 है इनकी, वो है मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल यानी एंथ्रोपोज्योग्राफी, यह रेडजेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ग्रंथ है जो खंडों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम खंड में यानी 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम जो खंड है प्रथम खंड के अंदर 1882 में ऐतिहासिक अध्ययन में भौगोलिक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था। इसमें विभिन्न प्रदेशों के मानव समाजों के इतिहास पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों की व्याख्या की गई थी तथा इतिहास पर भूगोल के मानव प्रभाव को भी दर्शाया गया था मुख्य रूप से। द्वितीय खंड में मानव जाति का भौगोलिक वितरण 1891 में इसमें सांस्कृतिक पर्यावरण, अधिवास, जनसंख्या प्रवास, सांस्कृतिक लक्षणों के वितरण आदि का भौगोलिक वर्णन। इस जो द्वितीय पार्ट था इसमें जनसंख्या कितनी है, वृद्धि कितनी, किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, आदिवासियों के प्रकार कौन कौन से हैं उसके अंदर उनका वर्णन किया गया था। इनकी सेकंड जो कृति है मुख्य रूप से वो है देखो राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल है पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। इसका जो प्रथम खंड है इसका प्रथम खंड है 1897 में तथा द्वितीय खंड 1903 में प्रकाशित हुआ। इसके माध्यम से मानव भूगोल के वैज्ञानिक अध्ययन में राजनीतिक भूगोल के रूप में एक नवीन अध्याय संयुक्त हो गया। यानी इसमें जो राजनीतिक भूगोल का है नया अध्याय जुड़ गया, इससे पहले नहीं था। इससे इन्होंने यह विचार प्रतिपादित किया कि राज्य अपनी भौगोलिक क्षेत्र से अन्योन्याश्रित रूप से संयुक्त जैविक इकाई है और अन्य जैविक इकाइयों की भांति राज्य भी कर्मिक विकास की चक्रीय प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है। आगे चलकर ये विचार जर्मन भू राजनीति की लेबस्ट्राम रहने के स्थान लेबस्ट्राम किसमें कहे गए लेबस्ट्राम यानी इस लेबस्ट्राम का अर्थ है रहने के स्थान। संकल्पना के मूलाधार बन गई। ठीक है, अब है रेडजेल की विचारधारा। ये तो दिन की मैं दो बुकें विचारधारा ये निम्न है। नंबर 5 बात करते हैं विचारधारा की, वो है नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद। नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद रेडजेल ने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में पर्यावरण के प्रभावों को अधिक महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने अपने मानव भूगोल के प्रथम खंड में डार्विन के विकासवाद की पुष्टि की थी और यह मत दिया था कि भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही मानव समाजों के इतिहास का निर्माण होता है। इसलिए रेडजेल को नियतिवाद का प्रतिपादक माना जाता है। रेडजेल ने मानव भूगोल के अंतर्गत मानव जीवन की व्याख्या पर्यावरण के संदर्भ में प्रस्तुत की
थी और विभिन्न प्रादेशिक उदाहरण द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि मनुष्य रहन सहन, उसकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रिया तथा संस्कृति आदि भौतिक जो पर्यावरण है उसके अनुसार ही निर्धारित होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में आप जाओगे, वहाँ की भौतिक परिस्थितियां अलग होगी, तो वहाँ पे रहन सहन, कहीं पे ठंड अधिक है तो कहीं पे गर्मी अधिक है, तो विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्र वाइज है परिस्थितियां उसके अनुसार ये चेंजेस होता है। दूसरा इन्होंने दिया है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थवी एकता का सिद्धांत, वे पार्थवी एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते थे। वे संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं बल्कि सभी तत्वों की समिष्टि के रूप में देखते थे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति की सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं और कोई भी भूदृश्य इन तत्वों से मिले जुले यानी प्रकट करता है, यानी सभी इसके अनुसार एक रूप से एक सूत्र में जुड़े हुए हैं। राज्य का जैविक सिद्धांत, तीसरा इन्होंने दिया है जो विचारधारा है वह है राज्य का जैविक सिद्धांत। देखो इन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई माना था। किसने? रेडजेल ने। उनके मतानुसार अन्य जैविक इकाइयों की भांति राज्य के लिए भी आवश्यक है कि वह सतत प्रगतिशील बना रहे, क्योंकि ठहराव प्रकृति के नियम के विपरीत और मृत्यु का पर्याय है। अन्य जैविक इकाइयों की भांति स्वास्थ्य राजनीतिक इकाइयों भी आत्मरक्षा के निरंतर संघर्ष में संलग्न रहती है। इसी के आधार पर रहने का स्थान या शरण स्थल, इसी के आधार पर रहने को स्थान या शरण स्थल की संकल्पना का विकास हुआ, जो जिसे लेबान शास्त्र लेबान बोला जाता है। इसके अनुसार अधिक शक्ति संपन्न राज्यों द्वारा अपने निर्बल पड़ोसी राज्यों की भूमि पर अधिकार कर लेना प्रकृति के अनुकूल विकास प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार की अनेकता नहीं है। इसी प्रकार लेवेंस्ट्रॉम की संकल्पना यानी रहने का जो स्थान की संकल्पना दी थी भू राजनीति की प्रमुख संकल्पना बन गई, जिसका प्रयोग आगे चलकर युद्ध काल में हुआ था। अब अगला दिया था इन्होंने चौथी सांस्कृतिक उद्देश्य की संकल्पना। सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना रेडजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना को स्पष्ट और वैचारिक आधार प्रदान किया था। वे सांस्कृतिक भूदृश्य को ऐतिहासिक भूदृश्य कहते थे। उनके अनुसार यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र विशेष में मानव बसाव को ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का प्रतिफल मानते थे। अन्यथा निष्कर्ष में कह सकते हैं, निष्कर्ष में क्या कहा जा सकता है? मानव भूगोल के विकास में रेडजेल का योगदान अस्मरणीय है। वे प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानवीय पक्षों के भौगोलिक अध्ययन के लिए प्रथम विषय के रूप में मानव भूगोल की स्थापना की और उनके विषय क्षेत्र का निर्धारण भी किया। सर्वप्रथम इन्होंने मानवीय पक्ष के भौगोलिक अध्ययन के लिए एंथियोजोग्राफी शब्द क्या किया था इस्तेमाल? एंथियोजोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने भूगोल में भौतिक पक्षों को एकाधिकार पर बल दिए जाने की प्रकृति को कम करके भूगोल का एक संतुलित दृष्टिकोण स्थापित किया और भूगोल को एक अन्य नाम से जाने लगा, यानी भूगोल का स्पष्ट दृष्टिकोण नजर आने लगा इन्हीं के बाद में। तो ये था आधुनिक भूगोल के विकास में रीटर और रेडजेल के योगदान का मूल्यांकन था। कई बार प्रश्न में ध्यान रखना, इनके रेडजेल में और रीटर की अलग अलग टिप्पणियां पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान रखना। और जहां पे इनके डायग्राम हो, रेखा चित्र हो, तो वो भी बनाना, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वहां तक के लिए धन्यवाद।